स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली वीडियो में कक्षा 12 जीव विज्ञान में गैमेटोजेनेसिस के बारे में हमने बताया था, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। ठीक है, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट्स। आज आता है ये क्वेश्चन गैमीट्स की संरचना के बारे में, या नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी रूप में ये आ जाता है, तो ध्यान से समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट्स की बात करें तो जानते हैं गैमीट्स दो प्रकार के थे, मेल गैमीट नर युग्मक और दूसरा फीमेल गैमीट। नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु या स्पर्म, जबकि मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु या ओवम। तो पहले हम बात किसकी करेंगे? मेल गैमीट की, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। ये हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप की सहायता से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही ये देखे जा सकते हैं। इलोंगेटेड होते हैं, मतलब लंबे होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब आगुणित होते हैं, आधा क्रोमोसोम पाया जाता है इसमें। इसके अलावा मोटाइल होते हैं ये गैमीट। मोटाइल का मतलब होता है चलायमान। ठीक है, तो मोटाइल होते हैं मतलब चल होते हैं ये। और इनकी लेंथ की बात करें, लंबाई की, तो लगभग ये 60 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो शुक्राणु जो है ये मादा के शरीर में, फीमेल बॉडी में लगभग 72 घंटे तक जीवित रह सकता है। ठीक है, मतलब 72 घंटे तक ये मादा में जीवित रह सकता है। लेकिन ये मादा के शरीर में जो इसका फर्टिलिटी टाइम है वो कितना है? 12 से 14 घंटे है। मतलब 12 से 14 घंटे के बीच ही वो अंडे को क्या कर सकता है? निषेचित कर सकता है। तो वो समय कितना है? 12 से 14 घंटे। ठीक, तो ये तो उसकी बेसिक चीज़ें हो गई कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, चल होते हैं, इतनी लंबाई होती है, इतने घंटे तक ये जीवित रहते हैं। अब यदि हमें शुक्राणु का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पूछा जाए तो कैसी होती है संरचना इसकी, तो देखेंगे हम। तो शुक्राणु की यदि हम संरचना की बात करें तो जानते हैं इसमें ये 3 पोर्शन में बटा हुआ होता है। सबसे ऊपर आपका हेड होता है, ये जो देख रहे हैं गोलाकार सा हेड है सबसे ऊपर, और उसके नीचे आप देख रहे हैं ये चपटी सी रचना है ये। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मिडिल पीस कहते हैं। ठीक, और एक नीचे की ओर एक लंबी सी संरचना आप दिखाई दे रही है, वो क्या कहलाती है? टेल कहलाती है, पूंछ कहलाती है। आ गया समझ में? यदि हम हेड की बात करें तो हेड के भीतर क्या क्या पाया जाता है? तो हेड के भीतर सबसे ऊपर की ओर एक रचना पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हो। आप देख रहे हो ये क्या है? एक्रोसोम, जिसका श्रावण किससे होता है? पढ़ा होगा आपने 9th में, गोल्जी काय से होता है। ठीक है, ध्यान होगा कि गोल्जी काय का आपने कार्य पढ़ा होगा कि ये शुक्राणुओं में एक्रोसोम के निर्माण में सहायक होता है। तो जो एक्रोसोम है वो आपका यही है। तो हेड में सबसे ऊपर की ओर ये स्रावित रचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम। ठीक, इसके बाद हेड में ही आप देख रहे हैं एक बड़ा सी एक रचना और पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस कहते हैं जिसे। ठीक, और जो हेड है, ठीक, हेड जो है एक छोटी सी नेक के माध्यम से मिड पीस से जुड़ा हुआ होता है। मिड पीस जिसे हिंदी में कहते हैं मध्य योजक। ठीक है, तो छोटी सी नेक के माध्यम से जो हेड होता है वो मिड पीस से जुड़ा हुआ होता है। और इस नेक में क्या होते हैं? 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, एक ऊपर की ओर होता है और एक नीचे की ओर होता है सेंट्रियोल्स। जो नीचे की ओर का सेंट्रियोल है वो क्या करता है? नीचे की ओर के भाग का ये पूंछ का निर्माण करता है। आ गया समझ में? ठीक, अब हम बात करें किसकी? मिड पीस की। मिड पीस में आप देख रहे हैं ये सर्पिलाकार के या स्पाइरल क्रम में क्या होते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। आ गया समझ में? तो बहुत सारे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो इस मिडिल पीस में उपस्थित होते हैं। तो मिडिल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो कैसे होते हैं? लगे हुए स्पाइरल शेप में होते हैं। ठीक है, इनको हम एक नाम और देते हैं, नेवर कर्ण कहते हैं। नेवर कर्ण, ये इनको सबसे पहले देखा था इस वैज्ञानिक ने, नेवर कर्ण ने, तो उसी आधार पर इनको हम नेवर कर्ण भी कह देते हैं।
उसके बाद नीचे की ओर आप देखते हैं ये लंबी सी टेल पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है। ये क्या विशेष भाग है, इसका मुख्य भाग है। क्यों? क्योंकि इसी पूंछ के कारण ही जो शुक्राणु जो होते हैं वो कैसे क्यों होते हैं, चल कहलाते हैं, चल कहलाते हैं। अगर ये पूंछ काट दी जाए तो शुक्राणु जो होगा वो अचल हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। अचल नहीं पाएगा तो मादा के भीतर वो अंडाणु तक नहीं पहुंचेगा। तो मतलब क्या हुआ, पूंछ जो होती है शुक्राणु को तैरने में सहायता करती है। आगे समझ में? तो ये चल होने का प्रमुख कारण है पूंछ का होना। ठीक है, तो पूंछ की वजह से जो शुक्राणु होता है मादा के शरीर में आसानी से तैरता हुआ आगे बढ़ जाता है। आगे समझ में? तो ये क्या है, ये शुक्राणु की एक सरल सी संरचना है कि हेड हो गया, छोटी सी नेक हो गई, मिड पीस हो गया, मिडिल पीस, और नीचे की ओर क्या हो गई, लंबी सी टेल हो गई। ठीक, अब हम बात करें किसकी, मादा युग्मक की। और मादा युग्मक इसको हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो ओवम को आप देख लीजिए। ओवम को देखें तो जानते हैं ये फीमेल गैमीट है। ठीक है, मादा युग्मक है। जो इसके अगर विशेष लक्षण देखें तो कैसा होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब अचल होता है। ठीक है, तो अचल होगा, समझ गए होगे कि इसमें क्या होगी, पूंछ नहीं पाई जाती होगी, इसीलिए क्या हो गया, ये नॉन मोटाइल हो गया, अचल हो गया। इसके अलावा क्या होते हैं, हाइप्लॉइड होता है ये, जैसे वो हाइप्लॉइड था, आगुणित था, ऐसे ही क्या होता है, ये भी आगुणित होता है। ठीक, ये भी आपका आगुणित होता है। और जब ये आगुणित होता है, ठीक, इसके अलावा ये क्या होती है, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, ये फीमेल बॉडी का सबसे बड़ी कोशिका होती है। फ्री ऑफ यॉक होता है, यॉक नहीं पाया जाता है इसमें। इसके अलावा इसमें कोई भी सेंट्रियोल उपस्थित नहीं होता। यदि इसकी संरचनाएं देखें तो संरचना बहुत सरल सी होती है। जानते हैं बीच में क्या होता है, एक गोला होता है। ठीक, गोले के अंदर क्या होता है, आप देख रहे हैं केंद्रक होता है एक उपस्थित। ठीक है, केंद्रक किस में उपस्थित होता है, ये साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म हुआ, इसी क्या कहते हैं, ऊप्लाज्म भी कहते हैं। आ गया समझ में? तो ये क्या हो गया, ऊप्लाज्म हो गया। ये जो इसकी जो मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं ये। ठीक है, ये आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन होगी। विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, आप देख रहे हैं ये, इसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। ये आपकी जोना पेलुसिडा है। ठीक, जोना पेलुसिडा और जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है उसके बीच में एक स्पेस होता है, उसको क्या कहते हैं, पेरी विटेलाइन स्पेस। आ गया समझ में? ठीक, यहीं पर एक कोने पर क्या होता है, एक पोलर बॉडी पाई जाती है। जो जोना पेलुसिडा है उसी के चारों ओर कोशिकाओं का एक बड़ा घेरा होता है, कई कोशिकाओं का जो आपस में चिपकी हुई होती हैं। और उन चिपकी हुई कोशिकाओं के घेरे को हम क्या कहते हैं, वो चिपकी हुई कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं कोरोना रेडिएटा कहलाती हैं। ये कोरोना रेडिएटा की कोशिकाओं का क्या होता है, चारों ओर समूह होता है, जो क्या करता है, ओवम की जो अंडा है इसकी रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा ये निषेचन में भी थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करता है। तो शुक्राणु को यहाँ तक पहुँचने के लिए इन कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करना होता है, तभी वो अंदर आ पाता है। आ गया समझ में? तो ये क्या हो गई, ओवम की संरचना होगी। जिस साइड में ये आप देख रहे हैं हल्का सा नुकीला भाग है ऊपर की ओर, ये जिधर पोलर बॉडी उपस्थित है, इस ओर के भाग को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक पोल कहते हैं। ठीक है, इधर का पोल क्या गया, एम्ब्रियोनिक पोल, और इसके अपोजिट डायरेक्शन का पोल क्या कहलाएगा, ए एम्ब्रियोनिक पोल। ए एम्ब्रियोनिक पोल। तो ये एक सरल सी संरचना है, ठीक है, जो आपको समझ में आई होगी। आ जाता है तो इसको आप ध्यान रखें। ठीक है।